खेल में स्टार्टर विलेज। यह खबर छात्रों में उत्साह और चिंता दोनों जगाती है। एक और लड़की चिंतित होकर कहती है कि यह काम नहीं करेगा। उसे लगता है कि उसे अपने माता पिता को खेल में लाना होगा। उन्हें गेमिंग का कोई अनुभव नहीं है और वह डरती है कि अगर वे बिना तैयारी के प्रवेश करते हैं तो कुछ हो सकता है। लेकिन एक और छात्र असहमत है, ये कहते हुए कि उन्हें अब भी अपने माता पिता को शामिल करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। उन्हें पहले मजबूत होने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर वे अपने परिवारों की रक्षा कर सकें। इस बीच नायक की छोटी बहन अपने फोन को देखते हुए गहरी सोच में है और सोचा उसके भीतर एक परेशान करने वाली निराशा बढ़ रही है। उसके भाई ने अब तक उससे संपर्क क्यों नहीं किया? देवताओं के भूले हुए खेल जैसी एक बड़ी चीज होने के साथ उसने उससे कम से कम एक संदेश की उम्मीद की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। उसने उसकी चिंता नहीं की या पहले उसे मारा था, उसके लिए माफी भी नहीं मांगी। ये बिल्कुल भी उसके जैसा नहीं था। पहले जब भी उनकी बहस होती या उसने उसे नाराज किया, वह हमेशा सुलह का रास्ता निकाल लेता था, लेकिन आज केवल चुप्पी थी। न कोई माफी, न चीजों को ठीक करने की कोशिश। यहाँ तक कि उनके माता पिता ने भी कभी उस पर हाथ नहीं उठाया था, फिर भी उसके भाई ने उसे मारा था। अब भी नाराज वह अपने कार्यों को सही ठहराने की कोशिश करती है। उसने बस एक कक्षा छोड़कर सॉन्ग फाई का कॉन्सर्ट देखने गई थी। क्या यह वाकई इतनी बड़ी बात थी? वह मुंह फुलाती है, ये तय करके कि जब तक उसका भाई कम से कम 1000 बार फोन कर माफी नहीं मांगता, वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। उसकी नाराजगी जल्दी ही उत्साह में बदल जाती है जब वह सॉन्ग फाई के बारे में बात करना शुरू करती है। पीछे मुड़कर देखती है तो उसे खुशी होती है कि वह कल उसे देखने गई थी। जब देवताओं का भुला हुआ खेल शुरू हो जाएगा तो उसके पास उसके कॉन्सर्ट में जाने के ज्यादा मौके नहीं हो सकते। जैसे ही वह पिछली रात को याद करती है, उसके चेहरे पर एक सपने जैसा लुक आ जाता है। शो के दौरान वह उससे कितनी करीब थी, ये सोचते हुए वह स्टेज पर सॉन्ग फी की कल्पना करती है और इस बात पर मुग्ध हो जाती है कि वह कितना अद्भुत था। फिर उसे कुछ एहसास होता है, अगर सोते समय हर कोई खेल की दुनिया में प्रवेश करता है तो इसका मतलब सॉन्ग फी भी जाएगा। जैसे ही वह खेल में उससे मिलने की कल्पना करती है, उसका चेहरा लाल हो जाता है। क्या यह उसका मौका हो सकता है? क्या भाग्य आखिरकार उन्हें एक साथ ला रहा है? इस विचार से उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। जैसे ही वह सोने के लिए तैयार होती है, उसे अचानक कुछ याद आता है। शांग वेई ने बहुत जल्दी स्तर 3 प्राप्त कर लिया था। इसका मतलब था कि वह शायद पहले ही एक विशेषज्ञ बन चुका था। अगर उसे खेल में अच्छा करना था तो उसे कुछ अच्छे सुझावों की जरूरत थी। इसलिए बिना संकोच के वह शांग वेई को एक संदेश भेजती है और पूछती है कि क्या उसके पास कोई उपयोगी सुझाव है, इससे पहले कि वह खेल की दुनिया में प्रवेश करे। इसी बीच शांग गुआई अपने सहपाठियों के साथ होता है। जब उसे उसका संदेश मिलता है, वह अपने फोन को देखता है और मुस्कुराता है। वह स्थिति से आश्चर्यचकित है। कौन? किसने सोचा था कि नायक की छोटी बहन उससे सलाह मांगेगी? वह इसे एक बड़ी अवसर के रूप में देखता है। यह उसका मौका था, जो भी मतलब हो। शांग वेई जल्दी से जवाब देता है, कहता है कि उसने सही व्यक्ति से पूछा है। वह एक महत्वपूर्ण गेम रहस्य साझा करता है। शुरुआत में उसे अपने सभी विशेषता अंक चपलता में डालने चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करती तो वह राक्षसों से बचने के लिए पर्याप्त तेज नहीं होगी। और लगातार वह पूछती है, क्या यह सच है? भले ही वह एक मैच क्लास चुनती हो। शांग वेई उसे आश्वस्त करते हैं कि यह सच है। वे समझाते हैं चुस्ती मैच के लिए भी उपयोगी होती है। समझाते हैं क्योंकि यह कास्टिंग गति को बढ़ाता है, जो शुरुआत में महत्वपूर्ण है। अभी भी असमंजस में वह पूछती है कि अगर वह अपनी फुर्ती सुधारने के बाद भी नहीं जीत पाई तो क्या होगा? शांग वेई आत्मविश्वास से उसे चिंतित न होने के लिए कहते हैं। जब तक उनके गांव में कोई स्तर 5 तक पहुंचता है, गांव की टेलीपोर्टेशन संरचना सक्रिय हो जाएगी, सभी प्रारंभिक गांवों को जोड़ते हुए। ऐसा होते ही वह उसे स्तर बढ़ाने में मदद करने के लिए एक यादृच्छिक पार्टी में शामिल हो सकती है और वह टेलीपोर्टेशन वृत्त सक्रिय होने पर उसे ढूंढ लेगा। ये सुनकर वह बहुत खुश महसूस करती है। अपने बिस्तर पर लेटी हुई वह अपने आप में मुस्कुराती है, सोचती है कि शांग वेई जैसे लोग कितने काम के होते हैं। इसी तरह से उसने किसी को अपनी मदद के लिए पा लिया है। जैसे ही वह सोने लगती है, एक और विचार आता है। यह है वह अपने भाई से पहले खेल में शामिल होगी, तेजी से स्तर बढ़ाएगी और मजबूत बन जाएगी। जब उसका भाई आखिरकार शामिल होगा तो वह सुनिश्चित करेगी कि उसे मुश्किल समय मिले। कोई मदद नहीं, कोई समर्थन नहीं, उसे खुद ही प्रबंधन करना होगा। अपनी योजना से खुश वह सो जाते हैं और आने वाले रोमांच के लिए उत्सुक रहते हैं। दृश्य फिर से खेल की ओर स्थानांतरित हो जाता है, जहां नायक पराजित बॉस राक्षस से मिले लूट के ऊपर खड़ा होता है। खजाने में से एक चमकती हुई गेंद उसकी नजर में आती है। जब वह इसे उठाता है तो एक सिस्टम सूचना प्रकट होती है, जिसमें कहा गया है कि उसने श्रापित रिंग प्राप्त की है, एक सुनहरा टी, आपकी वस्तु। फिर प्रणाली इसकी विशेषताओं का विवरण देती है। अंगूठी किसी भी व्यक्ति द्वारा उपयोग की जा सकती है और सभी विशेषताओं को 8 अंक तक बढ़ाती है। यह डार्क तत्वीय प्रतिरोध को 26 अंक तक बढ़ाती है और कमजोर बिंदु के हमलों को 1.5 गुना अधिक मजबूत बनाती है। लेकिन इसे पहनने के लिए कम से कम स्तर 4 होना आवश्यक है। लाभों को देखते हुए नायक देखता है कि कुल बढ़त 32 अंक है, 3 बार लेवल अप करने के समान अंक। इसके अलावा अंगूठी की डार्क प्रतिरोध कई दुश्मनों के खिलाफ सहायक होगी और कमजोर बिंदु हमले का बूस्ट एक अच्छा बोनस है। यह जानकर वह शापित अंगूठी को अपनी यात्रा के लिए एक मूल्यवान वस्तु के रूप में देखता है। वह अपने नए आइटम के बारे में अधिक सोच पा रहा था कि एक और सिस्टम अधिसूचना दिखाई देती है, जिसमें कहा गया है कि उसने एक नई कौशल सीखा है जिसे इंस्टेंट शैडो स्लैश कहा जाता है, जो एक सिल्वर टियर की हत्यारा प्रकार की क्षमता है। सिस्टम इसके काम करने के तरीके को समझाता है। जब उपयोग किया जाता है तो यह कौशल एक दिशा में कई बार हमले करता है, 15 मीटर तक पहुंचती है। ये 5 सेकंड के लिए अस्थायी अमृता भी देता है और 2.1 मीटर चौड़े रास्ते में सभी दुश्मनों को 3 बार मारता है। प्रत्येक प्रहार करता है
100 नुकसान और बैकस्टैब के रूप में गिना जाता है, लेकिन यह कमजोर बिंदुओं पर चोट नहीं करता। इस कौशल की 12 सेकंड की शीतलन अवधि है। यह देखकर कि यह क्षमता कितनी उपयोगी है, नायक जानता है कि यह तात्कालिक अदृश्यता के बोनस के साथ एक मजबूत क्षेत्र हमला है। वह तेजी से इस कौशल को सीख लेता है। कुछ विकास बिंदु बचने पर वह अपने एक महत्वपूर्ण कौशल लालची सिस्टम 8 विकास बिंदु लेता है और कौशल को जेड रैंक से हीरा रैंक में उन्नत करता है। ग्रीडी हैंड के प्रभाव में बड़ा बढ़ावा मिलता है। पराजित राक्षसों से अतिरिक्त लूट पाने की संभावना 160% से बढ़कर 220% हो जाती है और उस लूट के एक स्तर ऊपर होने की संभावना 20% से बढ़कर 40% हो जाती है। इस उन्नति के बारे में सोचकर नायक समझता है कि इस सुधार के साथ अब उसे प्रत्येक दुश्मन से 2 लूट के आइटम मिलेंगे। प्रत्येक हत्या को 3 गुना अधिक फायदेमंद बनाना। अपनी शेष उत्क्रांति बिंदुओं को बर्बाद नहीं करना चाहते हुए वह इंस्टेंट शैडो स्लैश को 3 स्तरों से अपग्रेड करता है। सिस्टम 3 उत्क्रांति बिंदुओं को लेता है, उसे सिर्फ एक के साथ छोड़ देता है। कौशल तेजी से विकसित होता है, सिल्वर रैंक से गोल्ड रैंक में जाता है और अंत में प्लेटिनम रैंक तक पहुंचता है। कौशल की हमले की सीमा बढ़ रही है, 15 मीटर से 21 मीटर तक बढ़ रही है, जिससे अधिक अवसर मिलते हैं। अब अदृश्यता 7 सेकंड तक रहती है, जिससे उसे थोड़ी और सुरक्षा मिलती है। वॉर की संख्या 3 से बढ़कर 5 हो गई है, जो अपने 3.1 मीटर विस्तृत पथ में सभी दुश्मनों को मार रही है। कूलडाउन अब थोड़ा कम है, 12 सेकंड से घटकर 10.43 सेकंड हो गया है, जो इसे थोड़ा अधिक प्रभावी बनाता है, लेकिन फिर भी इसका सावधानीपूर्वक उपयोग करने की आवश्यकता है। अब प्रत्येक स्ट्राइक 200 डैमेज करती है, जो इसकी पूर्ववर्ती शक्ति को दोगुना कर देती है। हर हमला अब बैकस्टैब की तरह गिना जाता है। बैकस्टैब स्किल इफेक्ट को ट्रिगर करता है, भले ही यह कमजोर बिंदुओं पर नहीं लग सकता। इन उन्नयनों को देखकर नायक जानता है कि यद्यपि कूलडाउन बहुत कम नहीं हुआ है, कौशल की उसे अधिक समय तक अदृश्य रखने की क्षमता लड़ाइयों में बड़ा लाभ हो सकती है। बाकी की लूट को देखकर वह जल्दी से देखता है कि अधिकांश उपयोगी नहीं है, लेकिन एक आइटम विशेष रूप से ध्यान खींचता है। एक रजत स्तरीय योद्धा कौशल किताब बैटल। वह जानता है कि इसे बेचने से उसे अधिक कारोबार योग्य जीवन मिलेगा। जैसे ही वह लूट की जांच खत्म करता है, वह कुछ हिलता हुआ नोटिस करता है। आसपास मुड़ते ही वह देखता है कि 3 विशाल प्राणी उसकी ओर आ रहे हैं। बिना देर किए वह उन्हें स्तर 4 लिम्ब क्रॉलर पहचानता है, कुरूप और खतरनाक राक्षस। डरे बिना वह इसे अपनी सुधारित कौशल का प्रयास करने का अच्छा मौका मानता है। वह जल्दी से इंस्टेंट शैडो स्लैश सक्रिय करता है। एक झटके में वह धुंधला हो जाता है। तेज कट के सिलसिले को शुरू करता है, जो जीवों को आसानी से चीर देता है। लिम्ब क्रॉलर्स प्रतिक्रिया करने से पहले ही टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जैसे ही धूल बैठती है, एक सिस्टम सूचना पॉपअप होती है। उनकी हार की पुष्टि करते हुए सिस्टम उसकी जीत को रिकॉर्ड करता है, उसे 80 अनुभव बिंदु और एक अतिरिक्त 5 दिन का व्यापार योग्य जीवन काल एक रॉग के रूप में देता है। अंत के बाद खड़ा हुआ एक काली डरावनी आभा नायक को घेर लेती है। वह शांति से अपनी नई शक्ति के बारे में सोचता है, यह महसूस करते हुए कि दुश्मनों को हराने की उसकी क्षमता में काफी सुधार हुआ है। वह एक रणनीति के बारे में सोचता है, यह समझते हुए कि यदि वह अपनी पॉइजन डार्ट कौशल के साथ इंस्टेंट शैडो स्लैश का उपयोग करता है, तो वह युद्ध शुरू होने से पहले ही जीत सकता है। अपनी व्यापार योग्य जीवन अवधि को जांचते हुए वह देखता है कि उसके पास 618 दिन है, लेकिन अपनी गेम स्किल्स और गियर को वास्तविक दुनिया में लाने के लिए उसे कम से कम 900 दिनों की जरूरत है, या लगभग 2.5 वर्षों की। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वह अपने अगले कदमों की योजना बनाता है। सबसे पहले अपने इन्वेंट्री में मौजूद सभी कीमती वस्तुओं को बेचें। अगर सब कुछ ठीक चला तो वह आवश्यक जीवन काल को जल्द ही प्राप्त कर सकता है। जैसे ही वह स्तर 10 पर पहुंचता है, वह अंततः वर्चुअल और वास्तविक दुनिया को जोड़ सकता है। दृश्य नायक के वापस शुरुआती शहर की ओर लौटने की ओर बदलता है। अदृश्य होने के कारण उसकी छिपी छवि कौशल की वजह से चुपचाप चलते हुए वह पास की बातचीत सुनता है। एक व्यक्ति एक महिला को स्तर 3 तक पहुंचने पर बधाई देता है और उसे एक वादे की याद दिलाता है। हुआ उनको देखते हुए वह देखता है कि यह लिजी और लाओ माओ है। उनकी बातचीत से पहले की गई डील का पता चलता है। लाओ माओ ने लिजी को स्तर 3 तक पहुंचने में मदद करने के लिए सहमति व्यक्त की थी, ताकि वह खेल से लॉग आउट कर सके, बदले में 5 मिलियन नकद में। अब जब वह अपने लक्ष्य तक पहुंच गई है, लाओ माओ अपने भुगतान की उम्मीद कर रहा है। लिजी उसे आश्वस्त करती है, पूछते हुए कि क्या वह वास्तव में सोचता है उसके पिता की कंपनी टोइंग इंडस्ट्री इतनी छोटी राशि नहीं बचा सकती। वह उसे बताती है कि वह लॉग आउट करेगी और असली दुनिया में लेन देन संभालेगी। जाने से पहले वह लाओ माओ को अपना फोन नंबर देती है और उसे लॉग आउट करने के बाद संपर्क करने को कहती है। फिर वह एक और पेशकश करती है। वह उसकी सभी व्यापार योग्य जीवन प्रत्याशा खरीदना चाहती है। प्रत्येक दिन के लिए 10,000 नकद की पेशकश कर रही है। लाओ माओ उत्सुकता से सहमत होता है। इस पैसे को लेकर उत्साहित है जो वह कमाएगा। एक आत्मसंतुष्ट शक्ल के साथ वह कहता है कि किंगफेन कितना मूर्ख था जो लिजी की पेशकश को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि वे इस सौदे के बारे में तब और बात कर सकते हैं जब वे वास्तविकता में मिले। उनके द्वारा देखे बिना किंग फेंग चुपचाप उनके बीच से गुजरता है, स्पष्ट रूप से छिपे हुए। लाओ माओ किंग फेंग की उपस्थिति से अनजान खेल में जीवन काल के महत्व को नजरअंदाज करते हैं। उसे लगता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह जीवन काल को उतनी ही आसानी से इकट्ठा कर सकता है जितनी आसानी से इन गेम मुद्रा को। उसके लिए खेल की उपलब्धियों को वास्तविक दुनिया के पैसे में बदलना सबसे अच्छी रणनीति है, और वह इसे समझने के लिए खुद को चतुर मानता है। दृश्य प्रारंभिक शहर में बदल जाता है, जहां किंग फेंग टेलीपोर्टेशन गेट के सामने खड़ा है। जैसे ही वह अपना हाथ बढ़ाता है, गेट चमकदार नीले ऊर्जा से चमकने लगता है। जैसे ही रोशनी तेज होती है, एक